हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं क्लास 8 हिंदी के एक एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं, जो कि केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। पेपर में सबसे पहले खंड का में अपठित गद्यांश होगा। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसी तरह का कोई अपठित गद्यांश आपके भी प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। चलिए इसे पढ़ते हैं। परीक्षा में अनुत्तीर्ण एक बालक अपने साथियों के उपहास भरे शब्दों को सुनकर बहुत दुखी रहने लगा। उसने पढ़ना लिखना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। माता पिता ने समझाया, बेटा जो हुआ उसे भूलकर आगे की सोचो। किंतु बालक को उनकी बातों में संतुष्टि नहीं मिली और मानसिक अशांति के कारण एक रात वह जीवन समाप्त करने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसने बौद्ध मठ में एक भिक्षुक की आवाज़ सुनी, जो कह रहा था, पानी मैला क्यों नहीं होता, क्योंकि वह निरंतर बहता रहता है। पानी के मार्ग में बाधाएं क्यों नहीं आती, क्योंकि वह बहता रहता है। पानी की एक बूंद झरने से नदी, नदी से महानदी और महानदी से समुद्र इसलिए है क्योंकि वह बहता रहता है। इसीलिए मेरे जीवन, तुम रुको नहीं, असफलता से घबराओ नहीं, उन्हें लांघ कर दोहरी मेहनत करो। बहना और चलना ही जीवन है। एक असफलता से घबराकर उसी तरह सड़ जाओगे जिस तरह ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। इन बातों से बालक का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा। उसने आगे बढ़ने का संकल्प लिया। यही बालक बड़ा होकर वियतनाम देश का राष्ट्रनायक बना। उसका नाम था हो ची मिन्ह। चलिए अब गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बालक के दुखी रहने का कारण था। पहले वाक्य में देखिए, परीक्षा में अनुत्तीर्ण एक बालक अपने साथियों के उपहास भरे शब्दों को सुनकर बहुत दुखी रहने लगा। का विकल्प सही है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना। दूसरा प्रश्न है, पानी के उदाहरण से बच्चे को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। पूरे गद्यांश में पानी के निरंतर बहने की बात की गई है, जिससे वो साफ रहता है, उसमें बाधाएं नहीं आती और वो अंत में समुद्र से जाकर के मिल जाता है। और निरंतर पानी के बहने की तुलना मनुष्य के जीवन से की गई है, इसलिए सही विकल्प है घ, पानी की तरह निरंतर बहते रहो, चलते रहो। तीसरा प्रश्न है, भिक्षुक के अनुसार जीवन की परिभाषा है। भिक्षुक ने जीवन की परिभाषा को निरंतर बहने वाले पानी से की है, इसलिए सही विकल्प है का, निरंतर गतिशीलता। चौथा प्रश्न है, संकल्प शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। यहाँ पर देखिए, उसने आगे बढ़ने का संकल्प लिया। वैसे तो संकल्प एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर ये संज्ञा है। हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और साथ ही कोई ऐसा शब्द जो विचार को व्यक्त करे उसे भी संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर संकल्प एक विचार है, इसलिए सही विकल्प है संज्ञा। अपठित गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। इसका शीर्षक है का, पानी जैसी गतिशीलता। खंड का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये बहुत ही प्यारी सी कविता का एक काव्यांश है, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। यहाँ पर हिम्मत न हारने की बात की गई है। ये बोला गया है कि किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए, जिससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए इसे पढ़ते हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट वह आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहला प्रश्न है, हमारी रंगों में साहस कौन भरता है। कविता में विश्वास और हिम्मत ना हारने की बात कही गई है, इसलिए सही विकल्प है मन का विश्वास। दूसरा प्रश्न है, चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती। कविता में यहाँ पर देखिए, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, अर्थात वो बार बार प्रयास कर रही है, जब तक कि वो सफल नहीं हो जाती।
सही विकल्प है बार बार प्रयास करके कण ले जाने में सफल होती है। तीसरा प्रश्न है गोताखोर को मोती कब मिलता है? यहाँ पर देखिए डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियाँ लगाना मतलब गोता लगाना। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती। गोताखोर को मोती मिलता है समुद्र में गोता लगाने से। पांचवा प्रश्न है किसकी हार नहीं होती? कायर की, हिम्मती की, मजदूर की, सैनिक की। कविता में हिम्मत और विश्वास की बात की गई है, इसलिए सही विकल्प होगा हिम्मती की। प्रश्न पत्र का अगला खंड है खंड खा। ये व्याकरण पर आधारित है। तीसरा प्रश्न है निम्न प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है संज्ञा शब्द है सज्जनता, सज्जन, मापना, जाना। यहाँ पर सज्जनता संज्ञा शब्द है। ये शब्द सज्जन होने के भाव को प्रकट कर रहा है। और दूसरा प्रश्न है जिन संज्ञाओं से केवल महसूस किया जाता है वे कहलाती हैं जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। वो कहलाती हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे सज्जनता को केवल महसूस किया जा सकता है, इसलिए ये शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है लाल गुलाब में विशेषण भेद है। यहाँ पर लिखा हुआ है लाल गुलाब। यहाँ पर किसी तरह की संख्या या परिमाण प्रकट नहीं हो रहा, बल्कि गुलाब का गुण प्रकट हो रहा है कि वो लाल है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला विकल्प चुनिए। नीलकंठ, माता पिता, कमल, नयन, दो राहा। द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दो शब्दों के बीच में हमेशा योजक चिन्ह लगा हुआ होता है इस तरह से, और दोनों शब्द प्रधान होते हैं। यहाँ पर माता पिता का मतलब है माता और पिता, माता भी और पिता भी, इसलिए सही विकल्प है खा, माता पिता। प्रश्न नंबर 5 है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है विद्या प्लस अर्थी। प्रश्न नंबर 6 है आकाश शब्द का सही विलोम चुनिए। अंबर पर्यायवाची है, आसमान पर्यायवाची है, पवन, पवन मीन्स होता है हवा। यहाँ पर आकाश शब्द का विलोम शब्द है पाताल। प्रश्न नंबर 7 है उचित पर्यायवाची विकल्प चुनिए। सूर्य का, ये है दिनकर। 8वां प्रश्न है राम ने कहा कि वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। रेखांकित का कारक भेद है। यहाँ पर ने का कारक भेद बताना है। यहाँ पर राम ने कहा, इसलिए कर्ता ने का कारक भेद है। 9 नंबर का प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ज्ञान, ये गलत है। ज्ञान, ये भी गलत है। यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द है ज्ञान। प्रश्न नंबर 10 है शुद्ध वाक्य चुनिए। पहले वाक्य में करा शब्द अशुद्ध है। दूसरे में करा की जगह किया लिखा हुआ है, ये शुद्ध हो सकता है। तीसरे वाक्य में काम किसने किया यह है, ये शुद्ध नहीं है। अंतिम में काम यह किसने है करा, ये भी गलत है। सही वाक्य है खा, यह काम किसने किया है। 11 नंबर पर प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। वाक्य है भारतीय सेना ने शत्रुओं की। यहाँ पर सही मुहावरा होगा ईंट से ईंट बजा दी। प्रश्न नंबर 12 है पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सु पग धोए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये एक दोहा है जिसमें ये कहा गया है कि श्री कृष्ण सुदामा के पैरों को परात में धोते हैं। इस दोहे में श्री कृष्ण के सुदामा के प्रति अत्यंत प्रेम को प्रकट किया गया है। जब किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में बहुत अधिक बात की जाए, बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला खंड है खंड गा, बसंत पर आधारित। यहाँ पर बसंत पाठ्यपुस्तक से गद्यांश लिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पुडुकोट्टई जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पर पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है ना? लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की कई नवाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। गद्यांश का पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम है, इनका नाम है पी साईनाथ। दूसरा प्रश्न है
पुडुकोट्टाई जिले में साइकिल चलाने का कैसा आंदोलन चला? ये आंदोलन था सामाजिक। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम है जहाँ पहिया है। पांचवा प्रश्न है, पुडुकोट्टई किस प्रदेश में है? आपने पाठ को पढ़ा ही होगा तो आपको पता ही होगा, या फिर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है तमिलनाडु। सही विकल्प है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अबहू है छोटी, जो तू कहत बल की बैनी ज्यों, ह्यों है लंबी मोटी। काढ़त गुहत नहवावत जय हैं, नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पच पच, देती न माखन रोटी, सूर चिर जीवो दौ भैया, हरि हलधर की जोटी। ये पंक्तियाँ ली गई हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 15 सूरदास के पद से। पहला प्रश्न है, कवि का नाम लिखिए। कवि का नाम है सूरदास। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे हैं? कृष्ण माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण माँ यशोदा से चोटी के बारे में क्या कहते हैं? बलराम की तरह बड़ी हो जाएगी, लंबी और मोटी होकर नागिन की तरह जमीन पर लौटेगी, तुम कच्चा दूध पिलाती हो फिर भी यह छोटी है। यहाँ पर सही विकल्प है उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है, कृष्ण को क्या खाना अच्छा लगता है? कृष्ण को माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। पांचवा प्रश्न है, कृष्ण की बातें सुनकर माँ यशोदा उन्हें क्या आशीर्वाद देती है? सही विकल्प है घा, गले लगाकर कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे आशीर्वाद देती है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का प्रश्न है, आपके विचार से अंग्रेज ने पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? पाठ अकबरी लोटा के आधार पर लिखिए। अंग्रेज ने पुराना लोटा इसलिए खरीदा क्योंकि अंग्रेज ऐतिहासिक वस्तुओं के संग्रह का शौकीन था। इसके अलावा उसका पड़ोसी मेजर डगलस इस अंग्रेज को अपनी ऐतिहासिक वस्तुएं दिखाकर डींग मारता था। खा प्रश्न है, बास के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बास के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया था क्योंकि बास एक साहसी और वीर पक्षी था। बास ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपना जीवन यापन किया और अपने अंत समय में भी बहादुरी का परिचय दिया। बास की वीरता और साहस को देखकर लहरों ने उसके सम्मान में गीत गाया। गा प्रश्न है, साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टाई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टाई की महिलाओं में निम्न बदलाव आए। पहला, महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई। दूसरा, वे रूढ़िवादिता व पुरुषों द्वारा थोपे गए रोजमर्रा के घिसे पीटे दायरे से बाहर निकल सकीं। तीसरा, इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। अब उन्हें कहीं भी जाने हेतु किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता। और अंतिम, चौथा, इससे महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। वह अगल बगल के गांवों में भी उत्पाद बेचने जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात, वे साइकिल को अपनी आज़ादी का प्रतीक मानती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लिखिए। का प्रश्न है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते थे क्योंकि मक्खन ऊंचे टंगे हांडियों में पड़ा होता था और श्री कृष्ण छोटे बालक थे। छोटे छोटे हाथों से जब ऊपर चढ़कर छीके से मक्खन चुराते व साथियों को खिलाते तो जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत बिखर जाता था। खा प्रश्न है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वे कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। जब श्री कृष्ण ने विदाई के समय सुदामा की कोई मदद ना की तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वे सोचने लगे कि यह किसी को क्या देगा, भले ही बहुत ही धन संपत्ति इसके पास है। बचपन में तो थोड़ी सी दही के लिए सभी के घर हाथ फैलाता था। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच उठते हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण से ऐसी उम्मीद न थी कि उसे खाली हाथ ही लौटा देंगे। सुदामा के मन में दुविधा आ जाती है कि इतने आदर सत्कार के स्वागत व विदाई देने वाले कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। गा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, तालाब, नदियाँ, सागर और चिड़ियाँ पढ़ पाती हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिये की तरह काम करते हैं। ये भगवान का संदेश प्रकृति के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
का पर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और क्यों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के राजा थे। इन्होंने अपने जीवन काल में कभी युद्ध नहीं हारा। इन्होंने अपने वंश की राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया। इन्होंने भारत में गुप्त साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से एक थे। उसने अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया और एक महान विजेता साबित हुआ। उसकी जीत को देखते हुए उन्हें भारतीय नेपोलियन माना जाता है। प्रश्न 8 का खा प्रश्न है, आज़ादी से पहले किसानों की कौन कौन सी समस्याएं थीं? आज़ादी से पहले किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसमें से कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, गरीबी और कर्ज, जमींदारों और महाजनों का शोषण, भारी लगान और कर, पुलिस का अत्याचार, प्राकृतिक आपदाएं, शिक्षा का अभाव, सामाजिक असमानता, भूमि का अभाव। गा प्रश्न है, राजा राम मोहन रॉय ने मुख्य रूप से कौन कौन सी कुरीति का अंत किया? उत्तर है, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसे खत्म करने के लिए कानून बनवाया। इसके अलावा उन्हें जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास, बाल विवाह, बहुविवाह और महिलाओं की निरक्षरता जैसी कई कुरीतियों के खिलाफ काम किया। प्रश्न 8 का अंतिम प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब और किस उद्देश्य से आई? उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में साल 1600 में सूरत बंदरगाह पर आई थी और इसके आने के कारण थे, पहला, भारत से सस्ती चीज़ें खरीदकर यूरोप में उन्हें महंगे दामों में बेचना। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद और औपनिवेशीकरण को बढ़ावा देना। और तीसरा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत करना। प्रश्न 9 है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को फीस माफ़ करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा स्वस्थ रहने के लिए नियमित योगा अभ्यास करने का सुझाव देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए। फीस माफ़ करने के लिए प्रार्थना पत्र आप इस तरह से लिखेंगे, सबसे ऊपर सेवा में प्राचार्य महोदय या प्राचार्या महोदया, उसके बाद स्कूल का नाम, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक, इसके बाद महोदय या महोदया। इसके बाद आप लिखेंगे, मैं ये प्रार्थना पत्र अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। मेरे पिता मात्र 3000 रुपये प्रति माह कमाते हैं। दुर्भाग्य से यह आय मेरी स्कूल शुल्क जमा करने के लिए अपर्याप्त है, जो हमारे परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। आगे आप लिखेंगे, हमारी वित्तीय कठिनाई के मद्देनज़र मैं आपसे पूरी शुल्क में छूट के लिए सम्मानपूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूँ। इस मामले में आपकी सहायता से मेरे परिवार पर एक महत्वपूर्ण बोझ कम होगा और मैं आपकी दयालुता के लिए बहुत आभारी रहूँगा। इस अनुरोध पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी। और नीचे अपना नाम और कक्षा। और नियमित योगाभ्यास करने का सुझाव देने के लिए छोटे भाई को पत्र आप इस तरह से लिख सकते हैं। पत्र में सबसे ऊपर आप लिखेंगे, प्रिय भाई, भाई का नाम, सा स्नेह आशीर्वाद। आशा है कि तुम बिल्कुल ठीक व स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होगे। आज मैं तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से पत्र लिख रहा हूँ। भाई, मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ाई में जितने अच्छे हो उतने ही अपने शरीर के प्रति लापरवाह भी हो, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आगे आप लिख सकते हैं, भाई, ज़िंदगी में जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उतनी ही ज़रूरी स्वास्थ्य भी है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इसीलिए मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर रोज़ सुबह कम से कम 1 घंटा योगा और व्यायाम के लिए ज़रूर समय निकालना, जिससे तुम्हारा तन व मन दोनों स्वस्थ रहें। और जब तुम तन और मन दोनों से स्वस्थ रहोगे तो जीवन में खूब तरक्की करोगे। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखना। तुम्हारा बड़ा भाई, और बड़े भाई का नाम जो भी हो, अर्थात यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 3 में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला विषय है विद्यार्थी और अनुशासन, दूसरा है श्रम का महत्व, और तीसरा है सच्चा मित्र। यहाँ पर सभी में कुछ संकेत बिंदु दिए हुए हैं, इन्हें अब पढ़ लीजिएगा और इसे लिखने का स्वयं प्रयास करें। प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, 2 मित्रों के बीच वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए, अथवा पिता और पुत्र के बीच जंक फूड, फास्ट फूड के लाभ हानि पर हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। पहले इसे देखेंगे, 2 मित्रों के बीच वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर हुई बातचीत पर संवाद,
आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर राम और श्याम दो मित्र हैं। राम कहता है, नमस्ते दोस्त, कैसी चल रही है परीक्षा की तैयारी। श्याम कहता है, नमस्ते, तैयारी ठीक चल रही है लेकिन कुछ चिंताएं हैं। राम कहता है, मेरी तैयारी भी ठीक ही चल रही है लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। श्याम कहता है, क्या बदलाव करना चाहते हो। राम कहता है, मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा समय पढ़ाई में देना चाहिए। श्याम कहता है, तुम सही कह रहे हो, हमें पढ़ाई के लिए एक नई समय सारणी बनानी चाहिए। राम कहता है, हम दैनिक अवधि और विषयों को विभाजित कर सकते हैं। श्याम कहता है, हाँ, यह एक अच्छा सुझाव है, इसे आप चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से पिता और पुत्र के बीच जंक फूड को लेकर होने वाले संवाद को आप इस तरह से लिख सकते हैं। पिताजी बोलते हैं, बेटा तुमने आज फिर से बर्गर और चिप्स खाए हैं, ये जंक फूड तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। पुत्र कहता है, लेकिन पापा ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं और मुझे बहुत पसंद है। पिताजी कहते हैं, जंक फूड में पोषक तत्व बहुत कम होते हैं और इसमें वसा, चीनी और नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पुत्र कहता है, तो फिर मैं क्या खाऊं, मुझे भूख लगती है और ये फास्ट फूड जल्दी तैयार हो जाते हैं। पिताजी कहते हैं, तुम घर का बना खाना खा सकते हो, जैसे कि ताज़े फल, सब्जियां और दाल चावल। पुत्र कहता है, ठीक है पापा, मैं कोशिश करूंगा कि जंक फूड कम खाऊं और स्वस्थ खाना खाऊं। तो ये था प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न। आई होप आपको इससे अवश्य हेल्प मिलेगी। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।